हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्यास आईएएस। सो टुडे इज़ योर डे 43, जिसमें हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिए थे चैप्टर 5 जुडिशरी से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास था, मेन फंक्शंस ऑफ द जुडिशरी इज अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। हमने पढ़ा कि जुडिशरी का काम है लॉ को अपहोल्ड करना और फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराना। ठीक है, सो वाई डू यू थिंक दैट एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज़ नेसेसरी टू कैरी आउट दिस इंपॉर्टेंट फंक्शन? कि क्यों आपको ऐसा लगता है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना बहुत ज़रूरी है इन फंक्शंस को क्या करने के लिए, कैरी करने के लिए, मतलब इन फंक्शंस को चलाने के लिए। कौन से फंक्शंस? कि लॉ को अपहोल्ड करने का काम है जुडिशरी का और फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने का काम है। तो एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज एसेंशियल टू अपहोल्ड द लॉ एंड इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स फॉर सेवरल की रीजंस। पहला रीज़न है इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग, कि जो डिसीजन मेकिंग है वो कहीं ना कहीं इम्पार्शियल है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें, अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी तो इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग होगी, यानी कि डिसीजन जब लिए जा रहे होंगे जुडिशरी के द्वारा उसके अंदर कोई भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं होगा किसी एक्सटर्नल फैक्टर से, चाहे वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो। तो कहीं ना कहीं जो ओपिनियन होगा वो सुप्रीम कोर्ट ले रहा हो या कोई भी तरीके का कोर्ट ले रहा हो, वो सिटीजन्स को ध्यान में रखते हुए लेगा। सो एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंश्योर्स दैट जजेस कैन मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द लॉ एंड द फैक्ट्स ऑफ द केस, free from external pressures such as political influence, public opinion, or vested interest. So this impartiality is crucial for upholding justice and protecting fundamental rights. कि जो इस तरीके की impartiality है वो क्यों ज़रूरी है? जस्टिस के लिए एंड फंडामेंटल इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरी चीज़ है चेक्स एंड बैलेंस के लिए। ये तो हम 10 बार पढ़ चुके हैं, आपको पता भी लग गया होगा अब तक क्या है, कि इन अ डेमोक्रेसी द जुडिशरी एक्ट एज अ चेक ऑन द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी प्रिवेंट्स अब्यूज़ ऑफ पावर। और अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी तो कहीं ना कहीं जो पावर का मिसयूज़ होगा वो सब चीज़ें बचेंगी, बाय इंश्योरिंग कि ये सारी की सारी लॉज एंड एक्शंस किससे कंप्लाई कर रहे हो? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से कंप्लाई कर रहे हो। सो दिस प्रोटेक्ट सिटीजन्स फ्रॉम आर्बिट्ररी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शंस बाय द स्टेट। ठीक है, protection of fundamental rights is also very clear कि fundamental rights are enshrined in the constitution to guarantee liberty, equality and justice for all citizens. An independent judiciary ensures that these rights are not violated even by the government. कि independent judiciary अगर होगी तो वो ये कोशिश करेगी कि ये जो fundamental rights है कोई भी violate ना करे, even government भी उनको violate करने की कोशिश ना करे. So for example in the landmark cases, ये जो केस है जो मैं बता रही हूँ आपको, केशवानंद भारती केस, ये इतना फेमस है कि दिस इज़ ऑल्सो अ केस जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे बार बार। ये केस न्यूज़पेपर में हर 2 दिन में आपको दिखेगा ही दिखेगा। जैसे हमने इससे पहले 2 केसेस किए थे। ठीक है, और एक ये केस भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, केशवानंद भारती केस है, इवन मेनका गांधी केस है। तो जुडिशरी में इसने कहीं ना कहीं, इसमें जो जुडिशरी ने जो डिसीजन लिया उसमें कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखते हुए ये केसेस हुए थे। पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द जस्टिस, अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी तो जस्टिस जो दी जाएगी जो होगी उस पर पब्लिक को कॉन्फिडेंस होगा, ट्रस्ट इरोड नहीं होगा। सो जुडिशियल इंडिपेंडेंस फॉस्टर्स ट्रस्ट इन द लीगल सिस्टम व्हेन पीपल बिलीव दैट द जुडिशरी इज अनबायस्ड। जब लोगों को ये लगेगा कि जुडिशरी अनबायस्ड है, बायस नहीं है, ठीक है, तो दे आर मोर लाइकली टू रिस्पेक्ट द लॉ एंड सच रेड्रेसेस थ्रू सीक रेड्रेस थ्रू लीगल चैनल। जब हमें लगेगा कि कहीं ना कहीं जो जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है, कहीं ना कहीं बायस नहीं है, तो हमें भी रिस्पेक्ट आएगी अपनी लॉ को लेकर, अपने जुडिशरी सिस्टम को लेकर। बिना इंडिपेंडेंस के जुडिशरी कुड बी परसीव्ड एज अ टूल ऑफ द रूलिंग क्लास, इरोडिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस। कि अगर इंडिपेंडेंस नहीं होगा, जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं जुडिशरी जो है वो कैसे परसीव किया जाएगा? रूलिंग क्लास जो है, जो रिच लोग हैं, वही लोग उनको डोमिनेट करेंगे और कहीं ना कहीं पब्लिक का ट्रस्ट चला जाएगा। माइनॉरिटी की राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि जुडिशरी क्या हो? इंडिपेंडेंट हो। सो एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ मार्जिनलाइज एंड वल्नरेबल ग्रुप, इंश्योरिंग दैट दे आर नॉट ओवरशैडोड बाय द मेजॉरिटी। सो दिस इज स्पेशली क्रिटिकल इन अ डाइवर्स सोसाइटी लाइक इंडिया। ये बहुत ज़रूरी है कैसी सोसाइटी में, जैसे इंडिया जैसी सोसाइटी में, कि कहीं ना कहीं मेजॉरिटी को भी ध्यान दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल जुडिशियल इंटरवेंशंस एंड ऑफन इंश्योर द राइट्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़, विमेन एंड अदर डिसएडवांटेज ग्रुप। कि अगर जुडिशियल कहीं ना कहीं इंटरवीन करेगा, तो जुडिशियल का अगर इंटरवेंशन रहेगा तो कहीं ना कहीं वो ये भी ध्यान में रखेंगे कि जो भी हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जो भी डिसएडवांटेज ग्रुप है, जो भी विमेन है, जो भी LGBTQ ग्रुप्स है, उनको भी ध्यान में रखा जाए। ठीक है, रूल ऑफ लॉ, यू नो दिस थिंग, रूल ऑफ लॉ, कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस इसलिए ज़रूरी है कि जिससे रूल ऑफ लॉ अप्लाई हुए, जो ये कहता है कि हर एक इंडिविजुअल जो भी हो सबके लिए लॉ सेम है। So judicial independence is fundamental to the rule of law, where everyone, including those in power, is subject to the same legal standards. This prevents arbitrariness and ensures that laws are applied uniformly without fear or favor. यानी कि ये कोशिश करते हैं कि अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट है तो ये कोशिश ज़रूर होती है कि लॉज जो है हर किसी पे बराबर तरीके से अप्लाई हुए, बिना किसी डर के और बिना किसी फेवर के। So in summary, an independent judiciary serves as the guardian of the constitution, democracy and individual freedom.
बिना इंडिपेंडेंस के द जुडिशरी वुड बी अनेबल टू इफेक्टिवली अपहोल्ड द लॉ और टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स, लीडिंग टू इरोजन ऑफ जस्टिस एंड डेमोक्रेसी। कि अगर बिना इंडिपेंडेंस के, अगर हम कहें बिना जुडिशरी डिपेंडेंट है या जुडिशरी इंडिपेंडेंट है तो कहीं ना कहीं नहीं है, मतलब तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम होगा उसमें कहीं ना कहीं इनफेक्टिवनेस दिखेगी, ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स हमारी प्रोटेक्ट नहीं होगी और कहीं ना कहीं पब्लिक का ट्रस्ट जस्टिस को लेके ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू थिंक द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कनेक्ट टू द आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू। देखो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको कैसे लगता है कि जो हमारी राइट्स है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, वो किस तरीके से जुडिशियल रिव्यू से कनेक्ट है। जैसे हमने राइट पढ़ी थी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, कि अगर हमारा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से लेके हमारी राइट वायलेट हो रही है तो हमें उसके बदले में रेमेडीज़ मिलनी चाहिए, एक जस्टिस मिलनी चाहिए। तो किस तरीके से हम उसको जुडिशियल रिव्यू से कनेक्ट करें। जुडिशियल रिव्यू क्या है? जुडिशियल रिव्यू मैंने आपको उस दिन भी बताया था। यही चीज़ हमें बतानी है कि किस तरीके से ये इससे कनेक्ट कर रहा है। सो द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू आर डीपली इंटरकनेक्टेड एज बोथ सर्व टू अपहोल्ड द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे? क्योंकि दोनों का यही मोटिव है कि कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को मेंटेन करके रखना। जैसे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हो गया कि कोई भी हमारी राइट वायलेट हो रही है तो कहीं ना कहीं उस पर देखे जाना कि भाई इन सिटीजन्स की राइट वायलेट नहीं होनी चाहिए। जुडिशियल रिव्यू भी यही है कहीं ना कहीं कि कोई भी अगर राइट्स वायलेट हो रही है सिटीजन्स की कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखी है, तो उन चीज़ों को रिव्यू करना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सब कनेक्टेड है किस तरीके से कि कॉन्स्टिट्यूशन पर ध्यान दे रहे हैं, फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया। तो पहला है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये राइट हमारे को क्या गारंटी करती है? अंडर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के अंदर 2 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 22, 32 एंड 226, जो कहता है इंडिविजुअल्स को कि वो कोर्ट में जाके अप्रोच कर सकते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, अगर उनको लग रहा है कि उनकी राइट्स वायलेट हो रही है। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमको ये कहता है कि अगर हमारा आर्टिकल जो 32 और 226 में जो भी हमारी राइट्स है, जो मेंशन करता है कि हमारी अगर राइट वायलेट हो रही है तो हम लोग सिटीजन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस राइट को क्या बोला है? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इट इंश्योर्स दैट इंडिविजुअल कैन सीक लीगल रेमेडीज टू प्रोटेक्ट देयर राइट अगेंस्ट एनी वायलेशंस बाय द स्टेट और अदर। क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने इसको, इस वाली पर्टिकुलर राइट को, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, क्योंकि वो इंश्योर करते हैं कि कोई भी अगर लीगल रेमेडीज़, कोई भी चीज़ अगर कस्टमर वायलेशन हो रहा है राइट्स का, तो कहीं ना कहीं लोग लीगल रेमेडीज़ ले सकते हैं अपनी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और वहीं हम बात करें जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? इज़ द पावर ऑफ द जुडिशरी टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूएलिटीज़ ऑफ लॉ, कि कितनी जुडिशरी के पास पावर है कि वो लॉज को क्या करे, एग्जामिन करे, एग्जीक्यूटिव एक्शंस को देखे और पॉलिसीज़ को। किसी भी तरीके के लॉ और एक्शन अगर हमें लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है या फंडामेंटल राइट्स को, तो जुडिशरी का काम है उसको ध्यान में रखना। दिस प्रिंसिपल डिराइव फ्रॉम द डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहीं ना कहीं जो प्रिंसिपल आया है वो कहाँ से आया है? डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर से निकल के आया है। बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है ना, वहाँ से निकल के आया है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, और सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं इन दोनों का कनेक्शन कैसे है, कि हम कैसे कह सकते हैं कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ और जुडिशियल रिव्यू कनेक्टेड है। तो पहला रीज़न है राइट्स का इन्फोर्समेंट थ्रू रिव्यू, कि दोनों में यही है कि राइट्स का हमारे ऊपर राइट्स हमारी वॉयलेट नहीं होनी चाहिए, लागू होनी चाहिए। हमारी राइट्स हमारे को ऐसा होना चाहिए कि हर सिटीज़न की सारी राइट्स फॉलो हो रही हो, तो रिव्यू करके। सो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ ये कोशिश करता है, एम्पावर करता है हर एक इंडिविजुअल को कि वो चैलेंज करे लॉ, पॉलिसीज़ और इवन एक्शंस। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ये कोशिश करता है कि हर एक इंडिविजुअल की राइट्स को एम्पावर करना, लॉ को चैलेंज करके, पॉलिसीज़ को चैलेंज करके या फिर एक्शंस को चैलेंज करके, दैट इन्फ्रिंज अपॉन देयर राइट्स। When a court examines such a challenge, it exercises judicial review to determine whether the action or law is constitutional. कि और देखो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में हो गया कि जो हमारे एम्पावर करने की कोशिश करता है हर एक इंडिविजुअल्स को, किस तरीके से उनकी लॉ पे उनको चैलेंज करके, पॉलिसीज़ में, एक्शंस में, जो भी इनको राइट्स मिली हुई है। और कोर्ट कैसे एग्जामिन करने की कोशिश करता है इस चैलेंज को? जुडिशियल रिव्यू के थ्रू, ठीक है, ये चेक करने के लिए कि क्या एक्शंस और लॉ जो हो रहे हैं वो सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उस हिसाब से हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो कहीं ना कहीं दोनों की चीज़ें एक जैसी सेम है। फॉर एग्जांपल केशवानंदा भारती केस की अगर हम बात करें तो उसमें भी यही है कि जुडिशरी ने अपनी पावर यूज़ करी, रिव्यू की पावर ऑफ रिव्यू यूज़ करी, ये इंश्योर करने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट अगर लाने हैं तो वो इस तरीके से आए कि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द फंडामेंटल राइट को वायलेट ना करे, ठीक है। केशवानंदा भारती केस में भी हमारे यही था कि ये कोशिश करने की गई, जुडिशरी ने अपनी पावर इस तरीके से यूज़ करी रिव्यू करने की कि अगर कोई अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में आ रहा है तो वो अमेंडमेंट भी इस तरीके से आना चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो वायलेट ना हो।
तो इस तरीके से लिंकेजेस है कि राइट्स का जब इन्फोर्समेंट हो रहा है तो वो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू होगा। अगर हम राइट्स भी चाहते हैं इन्फोर्स होए, तो वो कहीं ना कहीं रिव्यू करके होए, जुडिशियल उस पर रिव्यू करे, ठीक है। दूसरा कैसे है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन, कि अगर कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिले। सो जुडिशियल रिव्यू एक्ट एज अ टूल टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स फ्रॉम आर्बिट्ररी एक्शंस बाय द स्टेट। कि जुडिशियल रिव्यू ये कोशिश करता है, एक टूल की तरह एक्ट करता है, किस तरीके से कि हर एक इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करे। कोई भी आर्बिट्ररी एक्शन अगर स्टेट ले रही है, स्टेट यानी कि सरकार अगर कोई भी ऐसा एक्शन ले रही है जो अपने मन से ले रही है, आर्बिट्ररी है, जो फिक्स नहीं है, तो जुडिशियल रिव्यू का काम है कि उसको प्रोटेक्ट करे इंडिविजुअल्स को। सो थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इंडिविजुअल्स कैन ब्रिंग सच एक्शंस बिफोर द कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के थ्रू हर एक इंडिविजुअल ये कोशिश कर सकता है कि वो अपना जो भी गलत हुआ है उस चीज़ को कोर्ट में पेश करे, इंश्योर करने की कोशिश करे कि उनकी राइट्स अपहेल्ड हो, ठीक है। गार्डियनशिप ऑफ फंडामेंटल राइट्स, गार्डियनशिप ऑफ फंडामेंटल राइट्स यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे फंडामेंटल राइट्स मेंशन है, तो जुडिशरी कहीं ना कहीं उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, गार्डियन की तरह करता है। सो द जुडिशरी थ्रू जुडिशियल रिव्यू इंश्योर्स दैट लॉज एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस अलाइन विद द फंडामेंटल राइट्स, कि जितने भी लॉ है और एक्शंस है वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स के साथ अलाइन करें। बिना जुडिशियल रिव्यू के द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ वुड लूज इट्स सिग्निफिकेंस। अगर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ वाली राइट है वो कहीं ना कहीं उसकी सिग्निफिकेंस बचेगी नहीं, और इवन एज कोर्ट्स के पास पावर नहीं होगी टू असेस द वैलिडिटी ऑफ लॉज और एक्शंस, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरी है कि कोई जुडिशियल रिव्यू करे। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड जुडिशियल रिव्यू इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस। मिसयूज ऑफ पावर प्रिवेंट होगा बाय द लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव। अगर हम कहें कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ भी मिल रही है और साथ में जुडिशियल रिव्यू भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार के अंदर गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। अकाउंटेबिलिटी किस तरीके से कि कोई भी पावर का मिसयूज़ नहीं करेगा, चाहे लेजिस्लेचर हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो, हर एक इंडिविजुअल की राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, फ्रीडम दी जाएगी और उनकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट की जाएगी, ठीक है। कुछ एग्जांपल है, जैसे मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन वाला जो केस है जिसमें राइट टू पर्सनल लिबर्टी आया था, एंड मिनवरा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस था जिसमें जुडिशियल रिव्यू हुआ था एज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो यही है कि ये कुछ एग्जाम्पल्स है इससे रिलेटेड, इस वाले केस स्टडी से रिलेटेड, ठीक है। कंक्लूजन अगर हम देखें, सो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोवाइड्स द मैकेनिज्म एंड जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइड्स द पावर। कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्या प्रोवाइड करता है, एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है किस तरीके से हम लोग रेमेडी ले सकते हैं, और जुडिशियल रिव्यू क्या प्रोवाइड करता है, पावर देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को सेफ गार्ड किया जाए और फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स किया जाए। सो टुगेदर दे इंश्योर दैट नो लॉ और एक्शन कैन ओवरराइड द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिजर्विंग द इंटेग्रिटी ऑफ इंडियाज डेमोक्रेटिक एंड लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी चीज़ें इसमें आपको सीखने को मिली होगी। और इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, जिसमें हमने देखा है कि वाई डू यू थिंक दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ PIL इन द 1980s इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन इंश्योरिंग एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। कि ऐसा आपको क्यों लगता है जो PIL आया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 1980s में, कि वो क्यों सिग्निफिकेंट स्टेप है लाने के लिए, जस्टिस दिलाने के लिए, कि सबको जस्टिस मिले, उसके लिए PIL सिस्टम को क्यों लाया गया। अब आप थोड़ा सा याद करिए, हमने पढ़ा था कि PIL सिस्टम क्यों लाना पड़ा, ठीक है। हमने पढ़ा था PIL सिस्टम की क्यों नीड पड़ी थी, क्योंकि जस्टिस सबको मिलना मुश्किल हो जाता है कोर्ट्स वगैरह की वजह से, तो PIL सिस्टम आया। और हमने देखा मिड डे मील स्कीम भी है, वो भी PIL से आई। तो क्यों ज़रूरी है, क्यों एक सिग्निफिकेंट स्टेप रहा। तो द इंट्रोडक्शन ऑफ PIL इन 1980s वॉज अ ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप इन इंश्योरिंग एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, स्पेशली मार्जिनलाइज और वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए ये ज़रूरी था। सो दिस डेवलपमेंट डिग्रेडेशन, चाइल्ड राइट्स एंड जेंडर जस्टिस, दिस डेवलपमेंट, I think this is a wrong page here, just a second. I think ये नोट्स गलत स्कैन हो गए, बट कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, दैट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो अभी के लिए आई एम स्किपिंग दिस क्वेश्चन। सो इसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ राइट टू लाइवलीहुड वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, ठीक है। हमने देखा था राइट टू लाइवलीहुड जो है वो भी राइट टू लाइफ का पार्ट है। तो इसका क्या मतलब है, देखिए, द फ्रेज राइट टू लाइवलीहुड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ मीन्स कि जो राइट टू लाइफ है अंडर आर्टिकल 21 है, ये हमें पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, डज नॉट मेयरली गारंटी फिजिकल सर्वाइवल। अब राइट टू लाइफ में ऐसा नहीं है कि फिजिकल सर्वाइवर आपको गारंटी कर रहा है, ठीक है, बट ये भी कोशिश करता है कि हर एक इंसान की राइट टू लाइफ के अंदर ऐसी भी चीज़ें हो जैसे वो डिग्निटी के साथ रहे, ठीक है। डिग्निटी के साथ रहना का मतलब हो गया कि एबिलिटी टू अर्न अ लाइवलीहुड,
कि डिग्निटी के साथ हम तभी रह सकते हैं ना जब हम कमा रहे होंगे। तो राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि फिजिकली आप जिंदा हो, इट ऑल्सो मीन्स कि आपकी डिग्निटी की रिस्पेक्ट हो, आपकी डिग्निटी हो मतलब, ठीक है। सो द फ्रेज राइट टू लाइवलीहुड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ मीन्स दैट द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेरली गारंटी फिजिकल सर्वाइवल बट ऑल्सो encompasses द मीन्स टू लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी विच इंक्लूड्स द एबिलिटी टू अर्न अ लाइवलीहुड। ऑब्वियसली बात है, डिग्निटी हमें तभी मिलेगी जब हम कमा रहे हैं, ठीक है। अब हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो आर्टिकल 21 आपको पता है क्या बोलता है, दैट नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। So the Supreme Court of India has interpreted this article expansively to include various dimensions of life and liberty, including the right to livelihood. कि जो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है वो इंटरप्रेट इस तरीके से करता है इस आर्टिकल को कि कहीं ना कहीं इस लाइफ राइट टू लाइफ के अंदर बहुत सारी डायमेंशंस आती है, विच ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू लाइवलीहुड। जैसे कि लाइवलीहुड एज अ बेसिस फॉर डिग्निटी, कि हर एक इंसान के लिए लाइवलीहुड एक क्या है, डिग्निटी का बेसिस है, कि उसकी रिस्पेक्ट हम किसके तरीके से करेंगे जब उसके पास लाइवलीहुड है। लाइवलीहुड का मतलब होता है कि हमारे पास खाना है, शेल्टर है, क्लोथिंग है और बाकी नेसेसिटीज़ जो हर एक डिग्निफाइड एक हमारी रिस्पेक्ट के लिए, एक रिस्पेक्टफुल बंदे के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है, खाना, शेल्टर, फूड, वो सारी चीज़ें हो, दैट इज़ लाइवलीहुड। सो बिना इसके, बिना एबिलिटी टू अर्न अ लाइवलीहुड, कहीं ना कहीं राइट टू लाइफ वुड बी रेंडर्ड मीनिंगलेस एज सर्वाइवर वुड बी कॉम्प्रोमाइज। कि अगर किसी इंसान के पास एबिलिटी नहीं है कि वो कमा पाए तो कहीं ना कहीं जो राइट टू लाइफ वाली चीज़ है वो मीनिंगलेस है और कहीं ना कहीं सर्वाइवल भी उसका कॉम्प्रोमाइज़ होगा। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या है, जैसे ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाला जो हमने केस पढ़ा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लिसिटली ये रिकॉग्नाइज किया राइट टू लाइवलीहुड एक एसेंशियल, एक इंटीग्रल पार्ट है राइट टू लाइफ का, ठीक है। इस केस से भी यही निकल के आया। सो द केस इन्वॉल्व द eviction of pavement dwellers in Mumbai. The court held that depriving these individuals of their shelters would effectively deprive them of their livelihood, violating Article 21. केस के बारे में बताया है कि केस में क्या क्या चीज़ें मेंशन थी कि पेवमेंट ड्वेलर्स जो थे मुंबई में उसको लेके था कि उनकी उनको शेल्टर मिलना भी ज़रूरी है क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं राइट्स, लाइवलीहुड्स, लाइव उनकी डिप्राइव हो रही है, ठीक है। ये केस के बारे में हम इग्नोर भी कर सकते हैं तो चलेगा, बस हमें पता होना चाहिए ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन केस से क्या आया, राइट टू लाइफ की, राइट टू लाइवलीहुड एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे राइट टू लाइफ का, ठीक है। देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शन, की प्रोटेक्शन मिलना, जो भी आर्बिट्ररी एक्शन जो फिक्स्ड अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ हो रही है, फिक्स्ड एक्शन नहीं हो रहे हैं, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिले। सो दिस रिकॉग्नाइजेशन ऑफ राइट टू लाइवलीहुड प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल्स फ्रॉम बीइंग आर्बिट्ररी डिप्राइव्ड ऑफ देयर जॉब्स, होम और सोर्सेज ऑफ इनकम विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। बैलेंसिंग पब्लिक वेलफेयर एंड इंडिविजुअल राइट, कि हर एक इंडिविजुअल राइट्स को और पब्लिक वेलफेयर को बैलेंस करने के लिए कि जितनी भी स्टेट हैज़ द स्टेट हैज़ द अथॉरिटी टू रेगुलेट ऑक्यूपेशंस इन द पब्लिक इंटरेस्ट, इट कैन नॉट टेक अवे अ पर्सन्स लाइवलीहुड विदाउट प्रोवाइडिंग अ जस्टिफाइबल रीजन एंड फॉलोइंग प्रॉपर लीगल प्रोसीजर्स। कि बैलेंसिंग पब्लिक वेलफेयर उसमें ये कहना चाहता है कि जितनी भी स्टेट हम कह रहे हैं कि किसी के पास अथॉरिटी है कि वो लोगों की ऑक्यूपेशंस को रेगुलेट कर सकते हैं पब्लिक के इंटरेस्ट में, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इट कैन नॉट टेक अवे अ पर्सन्स लाइवलीहुड, कि वो किसी बंदे की लाइवलीहुड वाली, जैसे कि किसी को हम ज़बरदस्ती किसी से खाना नहीं छीन सकते, फूड नहीं छीन सकते, शेल्टर नहीं छीन सकते बिना किसी जस्टिफाइबल रीज़न से, कि हम किसी को भी सरकार अपने मन से, पावर से अपने किसी को भी बेघर नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर सकते कि किसी को खाना ना मिले किसी सेक्शन के, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स की बात करें जैसे स्ट्रीट वेंडर्स को लेके कि राइट टू लाइवलीहुड कैन नॉट बी आर्बिट्ररी कर्टेल बाय द एविक्शन और रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज, ठीक है। वर्कर राइट्स को लेके कि इफ़ इंडस्ट्रीज आर शट डाउन और जॉब्स आर टर्मिनेटेड आर्बिट्ररी, ठीक है, कि अगर कोई भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह बंद हो जाती है, जॉब्स वगैरह चली जाती है किसी वजह से, तो कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल्स अफेक्ट हो रहे हैं कहीं ना कहीं चैलेंज करता है वो एक्शंस एज अ वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट। कि अगर कोई भी हम किसी की भी जॉब टर्मिनेट हो रही है, ठीक है, बिना किसी रीज़न से, या इंडस्ट्रीज़ बंद करवाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं उनकी राइट्स वायलेट हो रही है। फार्मर्स को लेके भी अगर उनका हमने लैंड ज़बरदस्ती खींच लिया, उनको डिस्प्लेस कर दिया बिना किसी कंपनसेशन दिए, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो राइट टू लाइवलीहुड उनकी वैन ख़राब हो रही है, वायलेट हो रही है। क्यों? क्योंकि हम उनसे बेमतलब की चीज़ें करवा रहे हैं आर्बिट्रेरी। So this inclusion of the right to livelihood within the right to life underlines the Constitution's commitment to ensuring that every individual lives with dignity, right? So it recognizes that life is not just about existence, कि life सिर्फ existence नहीं है कि हम physically survive करें, but it also about having the means to live a fulfilling and meaningful life, कि हमारी life का कुछ purpose, meaning भी होना चाहिए, ठीक है। So the last question is, how does the phrase hungry stomach overflowing go down? We will not accept it. What does this mean and how it lists the duties of the government to uphold the right to food? कि ये जो फ्रेज़ है हंग्री स्टमक ओवरफ्लोइंग गो डाउन, वी विल नॉट एक्सेप्ट इट, हम इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसका क्या मतलब होता है और गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी पड़ती है
क्या ड्यूटी बनती है कि वो राइट टू फूड की ड्यूटी, लोगों को सबको खाना मिले, उसमें गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज़ है. सी, the phrase hungry stomach overflowing go down, we will not accept it, highlights the paradox of widespread hunger. ये पैराडॉक्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. पैराडॉक्स मतलब हो गया कि कोई चीज़ वैसे तो बहुत है बट वैसे देखा जाए तो है नहीं लोगों के पास. मतलब हम कहने को कहेंगे कि हमारे पास खाना इतना पड़ा है, स्टॉक्स इतना वेस्ट हो रहा है, बट स्टिल हर किसी के पास खाना नहीं मिल रहा है. तो वो चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. पैराडॉक्स ऑफ वाइड स्प्रेड हंगर एंड फूड इनसिक्योरिटी जो एग्जिस्ट कर रहा है इवन हमारे पास सरप्लस फूड स्टॉक एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़. हमने इससे पहले भी एक क्वेश्चन किया था आई थिंक लास्ट 7th क्लास में, जिसमें इसी से रिलेटेड था कि पैराडॉक्स है ये. इट रिफ्लेक्ट्स अ सोसाइटल और मोरल क्रिटिक ऑफ इनएफिशिएंसीज, इनइक्विटीज़ एंड सिस्टम फेलियर्स इन फूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड गवर्नेंस. कि ये कहीं ना कहीं क्या दिखा रहा है, एक सोसाइटल और मॉरल क्रिटिक कि कितनी इनएफिशिएंसीज है हमारे सिस्टम में, कितना फेलियर है कि वो फूड डिस्ट्रीब्यूट ढंग से नहीं हो रहा. सो दिस फ्रेज एम्फोसाइज द नीड फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. तो ये फ्रेज ये एम्फोसाइज कर रहा है कि इक्विटेबली रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट होए हर किसी को, कि लोगों की हंगर ख़त्म होए, स्पेशली उन कंट्रीज़ में जैसे इंडिया जैसी जहाँ पे फूड ग्रेन की प्रोडक्शन तो बहुत है. ठीक है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन ऑफन एक्सीड्स डिमांड, बट फिर भी मिलियंस ऑफ लोग अंडर नरिश्ड. इट अलाइन विद द राइट टू फूड एज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. की ये हमारा जो आर्टिकल 21 है उससे अलाइन करता है कि राइट टू फूड हमारा एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है. ठीक है, अब एक बार इसको फटाफट से देख लेते हैं. मीनिंग एंड कंटेक्स्ट. हंगर एमिट सरप्लस, कि हंगर है इवन तो हमारे पास सरप्लस है. सो द फ्रेज पॉइंट टू द कॉन्ट्रडिक्शन वेयर सरप्लस फूड रेंज आर स्टॉक्ड एंड द गवर्नमेंट गो डाउन्स बट फेल टू रीच द नीडी ड्यू टू इनएफिशिएंसीज इन पीडीएस सिस्टम और करप्शन और लॉजिस्टिकल चैलेंज. कहीं ना कहीं आज भी हमारे पास खाना बहुत है बट गवर्नमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चल रहा है उसमें अभी भी इनएफिशिएंसीज है. किस तरीके से कि हमारा जो पीडीएस सिस्टम है फेल हो रहा है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, और इवन कुछ जगह ऐसे ना पे लॉजिस्टिकल चैलेंज फेस करना पड़ता है कि डिलीवरी नहीं हो पा रही है या ट्रांसपोर्टेशन नहीं है. ठीक है, सो इट हाईलाइट्स कि किस तरीके से इनजस्टिस एंड मॉरल फेलियर ऑफ अलाउइंग पीपल टू गो हंग्री डिस्पाइट एडिक्वेट रिसोर्सेज. ठीक है, सेकेंड पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी की डिमांड. देखिए, तो जो ये फ्रेज है इज़ अ कॉल फॉर गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी टू इंश्योर दैट द फूड सरप्लस ट्रांसलेट इनटू एडिक्वेट न्यूट्रिशन फॉर ऑल द सिटीजन. कि एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट अकाउंटेबल है ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी एक्स्ट्रा फूड सरप्लस है कहीं ना कहीं हर एक इंसान को पहुँचे, हर एक इंसान के पास न्यूट्रिशन पहुँचे. इट अंडरस्कोर्स द प्रिंसिपल दैट नो वन शुड सफ़र फ्रॉम हंगर इन अ कंट्री विद अबंडेंट फूड रिसोर्सेज. ठीक है, गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज़ है. सो द राइट टू फूड इज़ अ क्रूशल कॉम्पोनेंट ऑफ इंश्योरिंग डिग्निटी एंड सर्वाइवर अंडर द राइट टू लाइफ. सो गवर्नमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना. ठीक है, फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में जो आया, जिसमें गवर्नमेंट ने कोशिश की कि सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स देना वल्नरेबल पॉपुलेशन को. तो ऐसे प्रोग्राम्स लेके आए, उसकी कवरेज बढ़ाए, पीडीएस सिस्टम वगैरह. ठीक है, लीकेजेस वगैरह जो हो रहे हैं, करप्शन जो हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक में जो इशू है, इनएफिशिएंसीज आ रही है, उनको ध्यान में रखें. वेस्टेज को कोशिश करें मिनिमाइज़ करने की. कुछ ऐसे मेजर्स ले कि फूड का जो वेस्टेज है वो कम होए, गोडाउन्स में जो पड़े हैं उसकी वेस्टेज कम होए. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी ऐसा है कि गोडाउन्स में ढंग से स्टोर भी नहीं हो रहे इवन कुछ फूड तो उस वजह से बाहर ही पड़े हैं, वेस्ट हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है. ठीक है, मिसमैनेजमेंट है. तो कोशिश करें कि मॉडर्न स्टोरेज फैसिलिटीज़ लेके आएँ इस तरीके के कि खाना उसमें भी ख़राब ना होए, स्टोर भी करें. अगर कोल्ड चेन्स लेके आएँ जिससे कि फूड क्या रहे, यूजेबल रहे और एक्सेसिबल रहे, लंबे समय तक वो फूड ख़राब ना होए, इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट होए. ठीक है, ऐसी पॉलिसीज़ लगाएं जहाँ पे लोग रूरल और मार्जिनलाइज एरिया में ज़्यादा फूड पहुँचे. ठीक है, रेगुलर सर्वेज वगैरह होनी चाहिए, मैपिंग होनी चाहिए आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहाँ पे लोग ज़्यादा भूखे रह रहे हैं, कहाँ ज़्यादा लोग माल न्यूट्रिश्ड है. ठीक है, न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन फोकस सिर्फ इस पर नहीं कि फूड की क्वांटिटी मिले, फोकस इस पर भी होना चाहिए कि न्यूट्रिशनल क्वालिटी है, खाना अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, सो दैट हर किसी को एक बैलेंस डाइट मिले, स्पेशली वल्नरेबल ग्रुप्स को. ठीक है, स्ट्रेंथन करने की कोशिश करो. कुछ सप्लीमेंट्री प्रोग्राम जैसे मिड डे मील वगैरह जो हमने पढ़ा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ऐसी स्कीम्स लेके आओ, सप्लीमेंट्री प्रोग्राम लेके आओ. डिज़ास्टर वाली इमरजेंसी रिस्पांस भी हो कि अगर कोई डिज़ास्टर हो रहा है तो उस टाइम पे जो खाना वगैरह उनको पहुंचाया जाए, क्राइसिस के टाइम पे, ड्रॉट हो, फ्लड हो, पैंडमिक हो. ठीक है, कि लोग भूखे ना मरे. सो बिल्ड अ रेजिलिएंट फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो ये सब एमरजेंसीज के टाइम पे संभाल पाए. फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना, फार्मर्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना, सब्सिडीज़ देके, फेयर प्रोक्योरमेंट प्राइस देके, स्टोरेज फैसिलिटीज़ देके कि वो फूड को प्रोड्यूस करने के लिए स्टोर भी कर सके. ठीक है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग की इन्फोर्स करना, लॉज जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, मॉनिटरिंग सिस्टम लेके आना जिससे कि गवर्नमेंट्स की स्कीम्स को मैनेज किया जाए, मॉनिटर किया जाए और ये भी देखा जाए कि कोई डिले या डिस्क्रिमिनेशन ना हो. अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करिए, लोगों को एजुकेट करिए फूड को लेके, फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स के बारे में बताइए, और कोई भी इरेगुलरिटीज़ हो रही है तो उसको ये बारे में भी बताएं.
So this phrase symbolizes the fight against systematic failures and inequalities in food distribution. It urges the government to uphold its constitutional obligation to provide the right to food by addressing hunger, reducing food wastage and ensuring equitable access to food resources. So ensuring कि कोई भी hungry ना सोए is a land of surplus is both a moral duty and a constitutional responsibility of the government. कि कोई भी इंसान भूखा ना सोए ये हर किसी की एक moral duty है और even गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये चीज़ ध्यान में रखे. ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था. ये चीज़ें हमारे काम कहाँ आती है, ये चीज़ें हमारे एक डेवलप करने में हेल्प करते हैं हमको. ठीक है, और वहीं जो हम ऐसे वगैरह जब लिखते हैं तो हमारे पास पॉइंट्स आते हैं. तो ये सब चीज़ें आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए. कोई भी डाउट आता है तो आपके पास मेरा नंबर है, और जो ये वीडियो पहली बार भी देख रहा हो इवन वो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं. आई विल ऐड यू इन द ग्रुप. ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है और इवन टेलीग्राम ग्रुप भी है. ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.